जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारी 10वीं श्रृंखला है। इससे पहले मैंने 9 श्रृंखला के बारे में चर्चा किया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है और उसमें बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, इसलिए अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो भी वीडियो रहेगी सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर से संबंधित, वो सभी आपको मिल सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 181, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, CR दास, BC पाल या BG तिलक। सही जवाब है ऑप्शन बी, CR दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है? CR दास। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। अगर यहीं पूछा जाता कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है तो उसका सही जवाब होता गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। हमारा आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी एक नया प्रश्न बन गया है कि किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है, तो उसका हमारा सही जवाब होगा चित्तरंजन दास, यानी कि CR दास। CR दास इसका सही जवाब है। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर BR अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा था। स्टेटमेंट कोई भी रहे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है परीक्षा की दृष्टि से। तो एक बार फिर से स्टेटमेंट सुन लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा BR अम्बेडकर के बारे में कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। आपके ऑप्शन है, पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है डॉक्टर BS मुंजे, चौथा है सर मिर्जा इस्माइल। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर BS मुंजे। डॉक्टर BS मुंजे ने उपरोक्त कथन किसके बारे में कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में कहा है। BR अम्बेडकर के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष से थे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार, इसलिए इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर BS मुंजे एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने अम्बेडकर द्वारा दलित के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने के कारण वर्ष 1932 में उपर्युक्त वक्तव्य जारी किया था। कब जारी किया था? वर्ष 1932 में उपर्युक्त वक्तव्य जारी किया था। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 183, यहाँ यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए, यह कथन किसने कहा है? आपके ऑप्शन हैं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, चौथा ऑप्शन है AB अलेक्जेंडर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने यह कथन कहा है। क्या कथन कहा है? कि यहाँ यानी कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है कि यह कथन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। वे वर्ष 1942 में भारत आए थे और मिशन के नेतृत्व करता थे। कौन से मिशन के? क्रिप्स मिशन के। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन के भी वो सदस्य थे। इसको भी ध्यान रखने वाली बात है कि पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो उसमें 3 नाम दे दिया जाएगा और चौथा नाम उसमें नहीं होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? आपके ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड बेंटिंग, चौथा है लॉर्ड कैनिंग। सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है कि राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिंग को इस प्रथा को यानी सती प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें पूछता है एग्जाम में कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था वो किसकी प्रेरणा पर लगाया था? तो उसका ऑप्शन हमारा सही होगा, राजा राम मोहन राय की प्रेरणा पर लगाया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसी समय बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने भी इसका समर्थन किया था कि सती प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था और दिसंबर 1929 में नियम 17 के द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया था। नियम कौन सा है? नियम 17 है, 17 जिसके द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए लागू था। कहाँ के लिए? बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए लागू था, लेकिन 1930 में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। प्रश्न संख्या 185 है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से जरूर आता है ये कि निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। निकास के सिद्धांत का किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और एक और पूछा था कि आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उसका भी आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए होगा, यानी कि दादा भाई नौरोजी होगा। प्रश्न संख्या 186, वर्ष 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख लेते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। प्रश्न संख्या 187 है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? बहुत कन्फ्यूजन वाला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, NM जोशी या JB कृपलानी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेते हैं कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने किया था। तो कब किया था? याद रखने वाली चीज़ है ये, 1918 में किया था, महात्मा गांधी ने किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कब समाप्त हो गया था ये पूछा गया है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था। क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था, राजगोपालाचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था, या कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था, या वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन को जैसे ही अस्वीकार किया गया वैसे ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946 में आया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। कैबिनेट मिशन ने कहा कि पाकिस्तान की मांग हम स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को स्वीकार कर लिया था, कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया था, लेकिन 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले लिया, यानी कि फिर उसने अस्वीकार कर दिया। कब अस्वीकार किया? 29 जुलाई 1946 को। फलतः भारत के विभाजन के टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया। पहले मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया कैबिनेट मिशन प्लान को कि ये जो कह रहे हैं वो हमें एग्री है। कब एग्री है? 6 जून 1946 को। लेकिन
29 जून 1946 को पुनः उन्होंने एक अपनी स्वीकृति को वापस ले लिया। वापस लेने के साथ ही पाकिस्तान की मांग मतलब जोर शोर से होने लगी थी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे? आपके ऑप्शन है हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या टीपू सुल्तान। सही जवाब है ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किया था। कहाँ पे विदेशों में दूतावास स्थापित किया था, किसने किया था? तो उसका सही जवाब है हमारा टीपू सुल्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 190 है। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? बहुत बार ये सवाल पूछा गया, घुमा फिरा के सवाल बार बार ही पूछा जाता है। तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी जो थे वो कैबिनेट मिशन प्लान के 3 मंत्रियों में शामिल नहीं थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस तीनों लोग शामिल थे। हमारा अगला सवाल है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? आपके ऑप्शन है चार्ल्स वुड, मैकाले, कॉर्नवालिस या कैनिंग। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, मैकाले। फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया है? लॉर्ड मैकाले ने दिया है। प्रश्न संख्या 192 है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आपके ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1833, पिट इंडिया अधिनियम 1784 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। क्या पूछा है फिर से एक बार देख लीजिए। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ किया था? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल को प्रारंभ कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 193 है। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? आपके ऑप्शन है रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। कब स्थापना हुई थी इसकी, कब नाम बदला गया था? तो 1928 में बदला गया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनः संगठित करने का कार्य किया था। किसके नेतृत्व में किया था? चंद्रशेखर आज़ाद के कार्य में किया था, नेतृत्व में किया था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। सितंबर 1928 में फिरोज शाह मैदान दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में बैठक हुई जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया था। कब रखा गया था? वर्ष 1928 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। आइए अगला मुख्य बिंदु देख लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। किसने कहा था जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे यहाँ सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। ऑप्शन ए इसका सही है, महात्मा गांधी ने कथन कहा था। प्रश्न संख्या 195 है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो सही इसका ऑप्शन है हमारा लाल कुर्ती आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, क्विट इंडिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा लाल कुर्ती या रेड शर्ट आंदोलन है।
खान अब्दुल जैसे कि महत्वपूर्ण बिंदु में अगर देखा जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या कहा जाता है, तो सीमांत गांधी कहा जाता है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक एक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। पूछ लेता है एग्जाम में, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इसी खुदाई खिदमतगार को ही लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों ने साथ नहीं दिया था, जबकि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारा अगला प्रश्न है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है पार्थ सारथी गुप्त, B.R. नंदा, S. गोपाल या बिपिन चंद्र। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, बिपिन चंद्र। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, बिपिन चंद्र इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 197 है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? आपके ऑप्शन है, भारत छोड़ो आंदोलन पहले कब हुआ था? 1942 में हुआ था, और जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन इसके सभी जो मेन नेता थे वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। पहला, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। प्रश्न संख्या 198 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मतलब कि जो स्वराज है उसमें किसी भी प्रकार का विदेशी नियंत्रण नहीं होगा और उसमें संपूर्ण स्वतंत्रता शामिल होगी। आपके ऑप्शन हैं मजहरुल हक, मौलाना हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, मौलाना हसरत मोहानी। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए और ऐसे ही संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में इसको परिभाषित किया जाना चाहिए। यानी कि इनका कहना था कि कोई भी इस पर विदेशी नियंत्रण नहीं होना चाहिए स्वराज में, और इसे कांग्रेस ने अपना लक्ष्य माना था। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में CR दास अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, लेकिन जेल में ये बंद होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस अधिवेशन में CR दास अध्यक्ष थे किंतु वह जेल में थे। तो वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 199 है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? आपके ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, R.C. दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या सुभाष चंद्र बोस। क्या पूछा गया है? एक भारतीय नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बर्खास्त किया गया था इंडियन सिविल सर्विस से। किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा बर्खास्त किया गया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट, बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी, परंतु यह मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया था। अंग्रेजों का शासन था, वो लोग हटा भी सकते थे, तो एक मामूली भूल हुई और इन्होंने पद से हटा दिया था इनको। आज का मेरा अंतिम सवाल है, 200वां प्रश्न है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग को त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी?
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सवाल क्या है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग को त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? आपके ऑप्शन है सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर या संजीव रेड्डी। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अध्यक्ष का पद भी धारण किया था और विग को त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जीवी मावलंकर जो कि वर्ष 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ये प्रथम ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग को त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। टोपी को इन्होंने विग को त्याग दिया था और टोपी पहनकर अध्यक्षता की थी उस समय जब ब्रिटिशों का शासन था, वर्ष 1946 में। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इस संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा उनसे प्रश्न पूछा गया कि वो विग पहनकर नहीं आए हैं बल्कि गांधी की टोपी पहनकर आए हैं, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि आपकी विग इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं विग को मैंने नहीं पहना है बल्कि गांधी जी की टोपी को पहना है। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा प्रश्न? तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल में ये 10वीं वीडियो थी जो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित थी। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे आधुनिक भारत के इतिहास के प्ले लिस्ट ग्रुप में जाकर वहां पर 9 पार्ट इसका देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सामान्य अध्ययन या करंट अफेयर्स की भी तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर हमारी प्लेलिस्ट में डेली मॉर्निंग में सामान्य अध्ययन के 10 प्रश्नों को संकलित किया जाता है और वो भी केवल 5 मिनट में। इसलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टडी विथ आदित्य। धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।